यस डियर आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 1 में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। आइए स्टार्ट करते हैं। रीड करेंगे तो आपको लेक्चर नंबर 1 का सारा डिस्कशन याद आ जाएगा। अ कमोडिटी इज डिमांडेड बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेटिस्फाई वांट। इच्छा तो है, डिजायर तो है। डिजायर का सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सेटिस्फैक्शन जो है, ये वर्ड भी इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं क्या करूंगा, मिक्स कर करके आपको धीरे 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 कॉन्सेप्ट्स का एक हल्का हल्का इंट्रोडक्शन देता रहूंगा, जिससे आप प्रिपेयर्ड रहोगे। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन से जुड़ा हुआ है। मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं। अभी आपने आइसक्रीम खाया, एकदम गर्मी का माहौल था और आइसक्रीम खाने का इच्छा था। आपको बोला गया कि चलो ले लो बेटा, आइसक्रीम ले लो। तो पहला आइसक्रीम आपने खाया, आहा क्या तृप्ति मिला, क्या मज़ा मिला, क्या सेटिस्फैक्शन मिला है। अगर हम कहें कि 100 रुपया का आइसक्रीम था, तो आप बोले अरे पापा, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ जैसे कि मैं अपने बच्चों को जब आइसक्रीम खिलाता हूँ तो मेरे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं पापा मज़ा आ गया। मैं बोलूंगा अरे बेटा 100 रुपया का आइसक्रीम लग गया, कितना रुपया का मजा है पापा, 200 रुपया का मजा आया। तो पापा को भी अच्छा लगता है कि चलो खर्चा तो 100 रुपया का हुआ है, मगर मेरे बच्चों को मजा 200 रुपया का है। दोबारा मैंने आइसक्रीम वाले को कहा भैया भैया एक आइसक्रीम और दे दो। तो उसने एक आइसक्रीम दिया, फिर 100 रुपया लिया। अब मैंने बच्चों से पूछा बच्चों बच्चों मजा कितना का आया। पापा मजा इस बार 180 रुपया का आया। देखो 200 रुपया का मजा उस समय आया था, अब 180 रुपया का आया। तीसरा आइसक्रीम जब आप खाओगे, मैंने 100 रुपया ही दिया, बच्चों कितना रुपया का मजा आया। पापा पापा 150 रुपया का मजा आया। तो आप एक तरीके से देखो, कहीं ना कहीं ये मजा जो है कम होते जा रहा है। सो ये एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये जो मजा है, इसको हम लोग यूटिलिटी बोले या सेटिस्फैक्शन बोले, ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिर्फ धीरे 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 जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ। और साथ साथ ये बुक का लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है। बुक के लैंग्वेज को आप रिवाइज करोगे, और जहाँ शॉर्ट नोट्स बनाना मैं आपको बताऊंगा। सो कमोडिटी, कमोडिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। कमोडिटी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। कैमरा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। ट्यूबलाइट हो सकता है। नमक हो सकता है, आइसक्रीम हो सकता है, चीनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ पढ़ना है हमें। पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, सब कुछ पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, चाय जो है, टी एंड शुगर, टी एंड शुगर का क्या कोई रिलेशन है? हाँ, बिना चीनी के चाय तो नहीं मजा आता है सर। अच्छा एक बात बताओ, कार एंड पेट्रोल का कोई रिलेशन है? अरे सर बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती है। ठीक है। सो जब दो इंसान का या दो चीजों का रिलेशन होता है, दो इंसान मैंने इसलिए कहा जैसे राम एंड सीता, अपने बोलते ओ माय गॉड क्या जोड़ी है। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर लाइक एनीथिंग। सो टी एंड शुगर दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कार एंड पेट्रोल दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड आया है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देखो कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है दोस्तों। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपने समझ लिया, आपने सीख लिया। अब एक बात बताइए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कमोडिटी का, जैसे ये कमोडिटी शब्द यूज किया गया। कमोडिटी का जो डिमांड है, कमोडिटी इज डिमांडेड। तो मैं बस यहीं पर आपको समझा रहा हूँ। देखो शुरू शुरू में समझ लो, बाद में तो सिर्फ रीडिंग लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप सब कुछ समझ चुके हो। कमोडिटी में क्या टी कमोडिटी है। कमोडिटी में क्या कॉफी कमोडिटी है। चाय पी लिया बस, अब कॉफी नहीं पीना है। कॉफी पी लिया, अब चाय नहीं पीना है। अब एक बात बताओ, 10 रुपया लेकर गया मैं, चाय 10 रुपया का, कॉफी 11 रुपया का। चलो यार 10 रुपया का चाय दे दो यार। मतलब बेसिकली
चाय और कॉफी एक जैसा ही लगता है, तो चाय मिलने के बाद कॉफी का दरकार नहीं लग रहा है, तो क्या हम इसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कह सकते हैं? सब्स्टिट्यूट। अगर इमेजिन करो कि चाय का दाम भी 10 रुपया, कॉफी का दाम भी 10 रुपया, चाय का दाम 10 रुपया, कॉफी का दाम 20 रुपया हो गया, तो जितने भी लोग कल तक कॉफी पी रहे थे, सब तो नहीं मगर बहुत लोगों को ये 20 रुपया अखरेगा, उनको लगेगा अरे भैया 20 रुपया में कॉफी नहीं पीना, कल तक 10 रुपया में चाय, 10 रुपया में कॉफी था तो मैं कॉफी पीता था, आज कॉफी 20 रुपये का हो गया, भैया मैं चाय पी लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चाय कॉफी एक जैसा ही है। सो कहीं ना कहीं टी एंड कॉफी का अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम इसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कहते हैं, या ये कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है। टी इज सब्स्टिट्यूट फॉर कॉफी एंड कॉफी इज सब्स्टिट्यूट फॉर टी। ये क्यों बता रहे हैं हम आपको? क्योंकि आगे हम लोग जब पढ़ेंगे डिमांड के बारे में, चाय का डिमांड और कॉफी का डिमांड, जैसे अभी जस्ट मैंने कहा कि जब दाम बढ़ जाता है कॉफी का, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंस है कि नहीं, 20 रुपया में कॉफी नहीं पीना, हम 10 रुपया का चाय पी लेंगे। एकदम कॉमन सेंस है या नहीं? बिल्कुल है। बट यही जब क्वेश्चन आ जाएगा आपको एग्जामिनेशन पे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का लिखिए, डिमांड बताइए, तो आप लोग घबरा जाते हो। क्यों घबरा जाते हो? क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते ही नहीं हो। ठीक है। सो अ कमोडिटी, अब देखो इसी लाइन को जब हम आपको वापस से रीड करेंगे तो आप कितना अलग तरीके से सोचोगे। अ कमोडिटी, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अ कमोडिटी, तो आप साथ साथ क्या क्या सोच सकते हो? कमोडिटी में आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड सोच सकते हो, कमोडिटी में आप सब्स्टिट्यूट गुड सोच सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड टी एंड शुगर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड कार एंड पेट्रोल, सब्स्टिट्यूट गुड्स टी एंड कॉफी। सो अ कमोडिटी इज डिमांडेड। देखो बहुत धीरे चल रहे हैं मगर आपके कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना जरूरी है। एक बार बैठा लो, जिंदगी भर ऐश करोगे। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि यही डिमांड वापस से क्लास 11 में आएगा। आईएससी क्लास 11 में वापस से पढ़ना पड़ेगा। अभी रटोगे, भूलोगे, फिर पढ़ना पड़ेगा। एक बार समझ लो, जिंदगी भर यही डिमांड वापस से सीए फाउंडेशन में आएगा, यही डिमांड वापस से सीएस फाउंडेशन में आएगा। तो कितना सारा कोचिंग का पैसा बच रहा है आपका, सोचे हो? कितना सारा टाइम बच रहा है आपका, सोचे हो? और ये भी आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि जितना धीरे से प्यार से मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, टीचर्स के पास टाइम ही नहीं आजकल बच्चों के लिए। टीचर्स खुद शॉर्टकट में बच्चों को नोट्स देके छोड़ दे रहे हैं। देखो मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको 10 या 12 तक, आगे चल के आपका करियर नहीं बनने वाला है। मेरे को चिंता है सिर्फ आपकी भविष्य की, क्योंकि मैंने देख लिया है, लाखों बच्चों को इंटरेक्शन किया मैंने, लाखों बच्चों के साथ, और बच्चों को सुसाइडल फील करते हुए देखा है दोस्तों। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई आईएससी में 92% लाए हैं और फिर भी सीए फाउंडेशन में फेल हो गए हैं। इसीलिए दोस्तों इस बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जीवन भर ऐश करोगे। सो अ कमोडिटी इज डिमांडेड because it has ability to satisfy want. However, wanting a commodity is not the same thing as demanding it. क्या आपको याद है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि गरीब का बच्चा टॉय वांट कर रहा है, बट क्या वो डिमांड है? नहीं है। सो इट इज नॉट द सेम थिंग, नॉट द सेम थिंग एज डिमांडिंग इट। बाय डिमांड फॉर अ कमोडिटी, अब आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि डिमांड क्या है। आपको याद होगा मैंने कुछ एक शब्द कहा था, परचेजिंग पावर। वी मीन द डिजायर फॉर द कमोडिटी, इच्छा तो है, बैक्ड, बैक्ड मतलब सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर। पिताजी के पास पैसा है तो सपोर्टिंग मिला है पैसों का। सो वापस से व्हेन कंज्यूमर, देखो नया नया शब्द आ रहा है, ये नए नए शब्द है, इकोनॉमिक्स के नए नए शब्द है। कमोडिटी वर्ड आपने समझ लिए, अब कंज्यूमर वर्ड को भी समझ लीजिए। तो आप जो पापा को बोल रहे थे कि पापा पापा मेरे को टॉय चाहिए, तो अब आप बन गए हो कंज्यूमर। आप कंज्यूम करोगे इस टॉय को, ठीक है।
So when a consumer wishes to consume, these are the technical words. मैं किताब का लाइन इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन पे लिखना क्या है, हिंदी में समझा रहा हूं ताकि दिमाग में घुस जाए, लिखना क्या है ये बुक आपका सहायता करेगा. सो व्हेन अ कंज्यूमर विशेस, विशेस मतलब अगेन डिजायर्स, इच्छा, टू कंज्यूम अ कमोडिटी and also has the necessary purchasing power. necessary, ये इस वर्ड पे ध्यान देना होगा मेरे बच्चों. necessary purchasing power का क्या मतलब है? एक सामान है, एक टॉय है 1000 रुपए का, पापा के पास सिर्फ 500 रुपया का कैपेसिटी है. परचेजिंग पावर तो है मगर उतना पावर नहीं है, 1000 रुपया का पावर नहीं है. सो क्या नेसेसरी पावर कहलाएगा ये? सो क्या टॉय का डिमांड को हम ऐड करेंगे? भाई बहुत सारे पापा के पास पैसा है, वो 1000 रुपया का टॉय लाके दे देंगे. या चलो क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट, विराट कोहली ने एडवर्टाइजमेंट किया कि मेरा ये क्रिकेट बैट है और सारे के सारे बच्चे पागल हो गए हैं, पापा पापा मेरे को वो विराट कोहली वाला बैट चाहिए. विराट कोहली ने दाम रख दिया उस बैट का 1000 रुपया. अब मेरे पापा के पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया है, वो बैट दिलाना चाहते हैं, मेरा इच्छा को सम्मान करते हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर उनके पास है सिर्फ 500 रुपया. तो क्या उनके पास नेसेसरी परचेजिंग पावर है? नहीं है. अब एक बात बताइए, अगर यही प्राइस बैट का विराट कोहली ने कहा भी 60% ऑफ, तो कल तक जो बैट 1000 रुपया का था अब वो बैट 400 रुपया का है. सो मेरे पापा के जैसे बहुत सारे और पापा थे जिनके पास 1000 रुपया तो नहीं था मगर 400 से 500 रुपया था. तो कल तक जो पापा लोग बैट नहीं खरीद पा रहे थे, आज उनमें से बहुत पापा लोग वो बैट को खरीद पाएंगे. सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि डिमांड फॉर दैट बैट हैज इंक्रीज्ड, गॉन हाई? जैसे ही प्राइस गिरा, क्या हम बोल सकते हैं कि डिमांड बढ़ा? सिंपल लॉजिक है ना दोस्तों. प्राइस कम होने से बहुत लोग और खरीद पा रहे हैं. ठीक है जी. सो नेसेसरी परचेजिंग पावर को हमने और डिटेल में समझा है. अगर आप चीज़ों को समझना चालू कर दोगे, उसके बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा. मैं यही चाहता हूं कि रटे नहीं. आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट. आपके इंटेलिजेंस को मैं सलाम करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग हाईटेक बच्चे हो. फ़ोन कंप्यूटर में डेडली डेडली गेम्स आप लोग ऐसे खेलते हो कि भाई पूछो मत. सो ये पढ़ाई तो बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है, बहुत पुराना पढ़ाई है और बहुत कॉमन सेंस का पढ़ाई है. सो नेसेसरी परचेजिंग पावर अगर है, कमोडिटी का इच्छा है, नेसेसरी परचेजिंग पावर है, तो हम लोग इकोनॉमिक्स के भाषा में बोलते हैं ही इज सेट टू हैव अ डिमांड और इफेक्टिव डिमांड. देखो यहाँ तक मैं वाकई स्लो गया हूँ, आगे धीरे धीरे अब हम आराम से स्पीड अप कर सकते हैं. फॉर द कमोडिटी, देयरफॉर इफेक्टिव डिमांड, ये अब आप नोट्स में लिखिएगा, समझ चुके हो आप. सो इफेक्टिव डिमांड क्या है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है, इतना जो मैंने पढ़ाया है यहाँ से नोट्स में सिर्फ इतना ही लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव डिमांड. ठीक है, ये क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से नोट्स बनाइए. सो व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव डिमांड, ये 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, या ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है. तो आपको ये आराम से ये नंबर मिलने वाले हैं क्योंकि अब आप समझ चुके हो. जमाना कुछ भी कहे आप भूल नहीं पाओगे. अगर आपको कोई बच्चा बोलता है, आपका दोस्त बोलता है, आपके पेरेंट्स बोलते हैं अरे बेटा तेरे को याद क्यों नहीं होता है, अब आप कभी भूल नहीं पाओगे. ठीक है. Therefore, effective demand is equal to desire for a commodity plus purchasing power. Desire भी आप समझ चुके हो, purchasing power भी समझ चुके हो, और आपको ये भी समझ में आ चुका है कि desire तो एक गरीब का बच्चा भी करता है. बट गरीब के बच्चे के पिताजी के पास अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो डिमांड नहीं हो सकता है. ये आप एकदम अच्छे से समझ चुके हो. इफेक्टिव डिमांड क्या है ये आप समझ चुके हो. आराम से अब आप लिख कर आओगे.
आप लिख कर आ सकते हो कि पुअर बच्चा जो है उसके पापा के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो इफेक्टिव डिमांड में कैलकुलेट नहीं होगा। सो इतना इजी है। अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड, क्योंकि अब हम डिमांड को समझ गए एकदम अच्छे तरीके से। अब देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट बताएं। अगर डिमांड को ही ठीक तरीके से नहीं समझते तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं। पर अब इनका हिम्मत नहीं है, इनका हिम्मत नहीं है भैया। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है डिमांड का। इनकम डिमांड, इनकम डिमांड, तो डिमांड क्या है? विश, विश प्लस परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मतलब ही होता है इनकम, ठीक है, इनकम। अब इनकम डिमांड मतलब क्या है कि अगर मेरा इनकम बढ़ता है या इनकम घटता है तो उससे मेरे डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है। क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड को हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्रॉस में समझते हैं। जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, अगर हम प्रिंटर खरीदते हैं तो क्या हम इंक भी खरीदते हैं? अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदते हैं तो क्या सॉफ्टवेयर भी खरीदते हैं? जॉइंट डिमांड। कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, डिराइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड, नोशनल और एक्स एंटे डिमांड, इफेक्टिव और एक्स पोस्ट डिमांड। सो इतने प्रकार के डिमांड हमें पढ़ना है। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि पहले तो हमने डिमांड को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब ये जितना भी क्लासिफिकेशन है हम आराम से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इनकम डिमांड अपने को क्या सिखाना चाहता है। व्हेन द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड इनकम डिमांड। डिमांड किस पर डिपेंड कर रहा है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो इनकम हमने तो समझ ही लिया था, डिमांड में परचेजिंग पावर इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अब देखो दोस्त यहां से थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है। अब गुड्स का परिभाषा बताया जा रहा है, यहां से थोड़ा सा चौकन्ना होना होगा आपको, ठीक है। इनकम का बात हम कर रहे हैं, ठीक है जी। वी गेट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड फॉर द कमोडिटी। अब ये लाइन थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि अरे ये क्या बात हो रहा है, क्योंकि नया नया क्या क्या बात आया है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स तो इनकम परचेजिंग पावर है, समझ गए हैं। अब ये परचेजिंग पावर से हम लोगों को सिखाया जा रहा है हम लोगों को बताया जा रहा है कि इनकम तो आप करते हो, बहुत अच्छी बात है। इनकम खरीद करने के बाद नॉर्मल गुड हो सकता है। अब आप सोचोगे कि नॉर्मल गुड क्या है, ठीक है। नॉर्मल गुड पर क्या प्रभाव पड़ता है आपका इनकम, ठीक है। अब इमेजिन करिए नॉर्मल गुड को अगर हम बोलें कि हम वीट, राइस, ये एकदम समझ लीजिए हम नॉर्मल है। और ज्वार, बाजरा, समझ लीजिए ये अपना 20 रुपया किलो के आसपास का प्रोडक्ट है और ये 5 रुपया किलो के आसपास का प्रोडक्ट है। तो इससे कहीं ना कहीं समझ में आ जा रहा है कि जो एकदम गरीब है वो कहीं ना कहीं ज्वार बाजरा खा रहे हैं और जो नॉर्मल लोग हैं वो व्हीट एंड राइस खा रहे हैं। तो जैसे मेरा इनकम बढ़ता है तो मैं व्हीट एंड राइस और ज़्यादा खाऊंगा, बट कल तक जो मैं ज्वार और बाजरा खा रहा था, क्योंकि मैं गरीब था, अब मेरा इनकम अगर बढ़ता है तो मैं धीरे धीरे ज्वार बाजरा कम खाऊंगा
और मैं बोलूँगा मेरे बच्चे भी राइस खाएंगे। बेटा आज तुम्हारा पापा भी तुम्हारे लिए चावल लेकर आया बेटा। सोचो एक गरीब जो राइस भी नहीं खा पा रहा है, वीट भी नहीं खा पा रहा, रोटी भी नहीं खा पा रहा, आटे का रोटी नहीं खा पा रहा है, वो जवार और बाजरा का रोटी खा रहा है। और बाद में पापा बोलते हैं कि अब हम पैसे वाले हो गए हैं, मेरे पास थोड़ा सा पैसा, इनकम मेरा बढ़ गया है, तो मैं भी अब राइस एंड वीट खरीदूंगा। तो कहीं ना कहीं ये इंफीरियर गुड अगर है तो इंफीरियर गुड का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास पैसे हैं, मैं भी अब राइस एंड वीट खाऊंगा। सो आइए यही बात समझना है इनकम के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं। सो वी गेट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड फॉर द कमोडिटी। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब दोस्तों, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है इनकम अगर बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम अगर घटा तो डिमांड भी घटेगा। ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन पे अगर चले, राइट, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। मगर ये पॉजिटिव कोरिलेशन हम कहाँ बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स का। ये पॉजिटिव कोरिलेशन हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। That is, as the income increases or decreases, the quantity demanded will also increase or decrease. इनकम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगा। ये तो बात हो रहा था नॉर्मल गुड्स का। हाउएवर, in case of inferior goods, the demand for the commodity declines with an increase in the income of the consumer. Thus, later on, we can show that income demand curve will be positively sloped in case of normal goods and negatively sloped for inferior goods. ये डिमांड कर्व के बारे में हम चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। सो पॉजिटिवली स्लोप्ड, देखो ये कुछ भी नहीं है, ये एक भाषा है, ये इकोनॉमिक भाषा है दोस्तों। पॉजिटिवली स्लोप्ड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो कहीं ना कहीं आपको समझना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इनकम करते हो, वापस से मैं समराइज कर देता हूं, आप इनकम कर रहे हो, आपका जो इनकम है, जो पैसा कमा रहे हो आप, इनकम डिमांड दो प्रकार का गुड्स बता रहा है। जैसे आप एक चीज समझो कि एक क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम, क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम और एक रास्ता में सड़क वाला आइसक्रीम। ये सड़क वाला आइसक्रीम आपको 50 पैसे में दे रहा है और ये क्वालिटी वॉल्स वाला महंगा आइसक्रीम आपको 5 रुपये में दे रहा है। सो जिस दिन आपके पास इनकम बढ़ेगा, तो जो इंसान ये क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम खा रहा है, इनकम बढ़ेगा, तो कल पापा आपको सिर्फ एक आइसक्रीम दिलाते थे, अब पापा आपको हो सकता है इनकम पापा का डबल ट्रिपल हो गया, तो पापा आपको 2 आइसक्रीम दिला रहे हैं। या कल तक पापा आपको 2 आइसक्रीम दिलाते थे, या हर दिन में 2 दिलाते थे, मगर अब पापा का इनकम गिर गया है, तो पापा आपको आइसक्रीम भी कम दिलाते हैं। तो ये एकदम नॉर्मल, अगर इसको हम लोग नॉर्मल समझते हैं तो। अब ये जो सड़क में जो आइसक्रीम जो रेडी वाला बेच रहा है, कंपेयर अगर हम दोनों को करेंगे तो ऑफ कोर्स क्वालिटी वॉल्स को हम लोग सुपीरियर मानते हैं। ठीक है, अब जिसके पास कम पैसे हैं तो वो तो भैया यही खाएंगे, मगर जिस दिन ये 50 पैसा वाला आइसक्रीम खाने वाला इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, इनकम बढ़ जाए,
तो क्या वो ये 50 पैसे वाला आइसक्रीम खाएगा? क्या ये 50 पैसा वाला आइसक्रीम का डिमांड बढ़ेगा? कल तक वो 50 पैसा वाला एक आइसक्रीम खाता था, अपने बच्चे को बोलेगा, अरे बच्चे यार तेरे को 10 आइसक्रीम खाना तो खा ले 50 पैसे वाला। वो बोलेगा नहीं बेटा, अब तेरे को 50 पैसे वाला 10 आइसक्रीम नहीं, चल मैं तेरे को क्वालिटी वॉल्स का एक आइसक्रीम खरीदवाता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये 50 पैसे वाला जो आइसक्रीम है, अगर कल तक 100 गरीब थे, समझ लो 100 लोगों का एक नया फैक्ट्री खुला है और उनको जॉब मिल गया है। एक बस्ती में 100 लोग रहते थे, 100 पापा रहते थे, गरीब पापा थे सब कोई, अब उनको फैक्ट्री में जॉब मिल गया है। कल तक ये फैक्ट्री वाले, इनके जो बच्चे थे ये 50 पैसा वाला आइसक्रीम खाते थे, क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम नहीं खाते थे, और इस बार का उनको तनख्वाह मिला, सैलरी मिला, वेज मिला 5,000 रुपया। तो ये जो 100 आइसक्रीम जो खाया करते थे, ये 100 आइसक्रीम अब नहीं खाएंगे, डिमांड आइसक्रीम का गिर गया, इनकम बढ़ा है। कल तक इनका इनकम 0 था या 500 रुपया था, आज इनका इनकम 5,000 हो गया। तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, मगर इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ने से डिमांड घटता है। सो ये कल तक 100 आइसक्रीम का डिमांड था, क्योंकि 100 लोग थे, 100 लोगों के 100 बच्चे थे। आज वो, क्योंकि उनका इनकम बढ़ गया है, तो आज वो क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम खा रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये एकदम क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सो आज हम एक बार यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस डिमांड के साथ। बेस को बनाना है, धीरे धीरे समझना है, समझ लो एक बार, उसके बाद आपको कभी भी ना रटना पड़ेगा ना रिवाइज करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।